महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। शिवसेना के विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गुवाहाटी में बैठे बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता जा रहा है। शिंदे अब अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। यानी कयास ये लग रहे हैं कि शिवसेना में हुई बगावत की वजह से उद्धव के हाथ से सरकार भी निकल रही है और पार्टी भी। 23 जून को हमने आपको अपनी रिपोर्ट पहले भी कई बार टूट चुकी है शिवसेना, शिंदे सफल हुए तो लगेगा बड़ा झटका में यह बताया है कि शिवसेना में शिंदे से पहले कितने नेता बगावत कर चुके हैं। किसी पार्टी में इस तरह की बगावत पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी कई पार्टियों पर कब्जे को लेकर बगावत हो चुकी है। लिहाजा आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इससे पहले कितनी पार्टियों में बगावत हो चुकी है और कौन कौन सी पार्टी पहले टूट चुकी है। तो चलिए सिलसिले को शुरू करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हार गए थे। कांग्रेस साधारण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इंदिरा गांधी को कांग्रेस सिंडिकेट ने ही 1966 में प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन तब वो ना तो अनुभवी थी और ना ही संगठनात्मक तौर पर मजबूत थी। लेकिन 1967 के चुनाव ने काफी हद तक इंदिरा को राहत दी। उन्होंने अपनी सरकार पर कुछ हद तक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। सत्ता में आने के बाद इंदिरा अपने लोगों को संगठन में शामिल करना चाहती थी, लेकिन पार्टी के पुराने दिग्गज उनकी कोशिशों को सफल नहीं होने दे रहे थे। इनमें पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, पूर्व अध्यक्ष के कामराज, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, सदोबा पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी जैसे कांग्रेसी दिग्गज शामिल थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ चुकी थी। 12 नवंबर 1969 के दिन कांग्रेस के मजबूत सिंडिकेट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। उनके खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने पार्टी के अनुशासन को भंग किया है। इंदिरा की बगावत की वजह से राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। महज 2 साल में ही इंदिरा सरकार अल्पमत में आ गई। इंदिरा ने वाम दलों के समर्थन से अल्पमत सरकार चलाई। 1971 के चुनाव में पुराने बुजुर्ग नेताओं की कांग्रेस ओ और इंदिरा की कांग्रेस आर चुनाव में आमने सामने थी। कांग्रेस ओ में ज्यादातर वही लोग थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किसी जमाने में करीबी हुआ करते थे और इंदिरा जिनके लिए बेटी जैसी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय का दूध पीता बछड़ा था। यह पहली बार था जब कांग्रेस गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा की कांग्रेस को न सिर्फ जीत मिली बल्कि पार्टी पर पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया। इंदिरा ने केवल नई कांग्रेस ही नहीं बनाई बल्कि आने वाले समय में इसे ही असली कांग्रेस साबित भी कर दिया। इसे उनकी सियासी चतुराई ही कहा जाएगा कि उन्होंने न केवल कांग्रेस के सिंडिकेट को ठिकाने लगाया बल्कि प्रधानमंत्री के अपने पद को बरकरार रखते हुए अपनी सरकार भी बचा ली। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत की ओर और बात करते हैं AIADMK की। जी हाँ, बात 1987 की है। उस वक्त तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK सत्ता में थी। MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। 24 दिसंबर 1987 को रामचंद्रन का निधन हुआ। उनके निधन के साथ AIADMK के 2 गुटों में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। एक गुट पर MG रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन ने अपना दावा ठोका तो दूसरी गुट की अगुवाई पार्टी की सचिव जयललिता कर रही। हालांकि पार्टी के धड़े ने जानकी को पार्टी महासचिव चुन लिया तो जयललिता धड़े ने कार्यकारी मुख्यमंत्री को पार्टी का महासचिव बना दिया। दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पुलिस केस तक हुए। दोनों धड़ों ने राज्यपाल के सामने अपने अपने दावे भी पेश किए। राज्यपाल ने जानकी रामचंद्रन को सरकार बनाने का न्योता दिया। वहीं जयललिता ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयललिता समर्थक 30 विधायक इंदौर के होटल में शिफ्ट कर दिए गए। यहां से इन विधायकों को मुंबई में एक शिवसेना नेता के होटल में शिफ्ट किया गया। यह ड्रामा इतना चला कि जयललिता ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप तक लगाया। शिकायत लेकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंची और प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक भी गई। 28 जनवरी 1988 को जब जानकी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था, 98 विधायक के साथ जानकी रामचंद्रन ने सरकार बना ली और वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उस दिन विधानसभा में जमकर हिंसा भी हुई। पुलिस ने सदन के अंदर लाठीचार्ज तक किया। नतीजा ये रहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 3 हफ्ते पुरानी जानकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जानकी और जयललिता में सियासी खींचतान चलती रही क्योंकि दोनों खुद को MGR की उत्तराधिकारी मानती रही।
नए सिरे से चुनाव हुए तो जयललिता गुट को 27 सीटें मिली। राज्य में डीएमके की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बन गई। फरवरी 1989 में दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी की नेता बनी। पार्टी का चुनाव निशान उनके पास आया। वो अपने राजनीतिक गुरु एमजीआर की मौत के बाद पार्टी की कमान हाथ में लेने में कामयाब रही। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य की 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। जयललिता के निधन के बाद भी इसी तरह का संघर्ष पार्टी में देखा गया। तीसरी कहानी आपको बताते हैं एक दामाद की जिसने ससुर के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। 1982 में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का गठन किया। वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उस समय चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेता थे। 1978 में वो आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा में 1 सीट के लिए चुने गए। उसी दौरान उन्होंने एनटी रामाराव की बेटी से शादी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1993 में पार्टी में कलह और गुटबाजी तब शुरू हो गई जब 70 साल की उम्र में एनटीआर ने लक्ष्मी पार्वती से दूसरी शादी। कहा जाने लगा कि पार्वती राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी महिला रही और एनटीआर पार्वती को ही पार्टी की कमान सौंपना चाहते थे। एनटीआर के इस फैसले का पार्टी में विरोध भी शुरू हुआ। 1994 में हुए चुनाव के बाद एनटीआर ने दोबारा चुनाव जीता और टीडीपी ने लेफ्ट के साथ गठबंधन सरकार चलाई। उसके बाद लक्ष्मी पार्वती ही तेलुगु देशम और राज्य सरकार में सत्ता का असल केंद्र बनकर उभर रही थी। लेकिन उस वक्त तक गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एनटीआर की दूसरी शादी की वजह से उनके परिवार के दूसरे सदस्य खुश नहीं थे। इसी वजह से एनटीआर परिवार और तेलुगु देशम के अंदर रामाराव के खिलाफ बगावत जो है वो शुरू हो गई, जिसका नेतृत्व उनके दामाद एन चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे। 1995 में एनटीआर को अपने दामाद और पार्टी के कद्दावर नेता एन चंद्रबाबू नायडू का विद्रोह झेलना पड़ा। टीडीपी के ज्यादातर सदस्य नायडू के साथ चले गए। इनमें एनटीआर के बेटे भी शामिल थे। सितंबर आते आते एनटीआर के हाथ से सत्ता और पार्टी दोनों ही निकल गए। 1 सितंबर 1995 में नायडू ने रातों रात आंध्र प्रदेश का तख्ता पलट कर दिया और खुद सीएम बन गए। उन्होंने ये पद अपने ससुर को हटाकर हासिल की। वहीं एनटीआर के धड़े को टीडीपी एनटीआर के नाम से जाना गया। 1996 में एनटीआर का निधन हो गया। एनटीआर की पत्नी पार्वती टीडीपी की नेता बनी। धीरे धीरे से पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया और पार्वती कांग्रेस में शामिल हो गई। इस वक्त पार्वती वाईएसआर कांग्रेस की नेता है। चौथी कहानी उस चाचा की जिसने भतीजे को अवाक कर दिया। शिवसेना की बगावत से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बगावत लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। लोजपा के संस्थापक और पार्टी अध्यक्ष दिवंगत नेता जब रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे तो उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब रामविलास बीमार पड़े तो उन्होंने चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और पार्टी की कमान उनके हाथों में ही सौंपी। जबकि पशुपति पारस उम्मीद ये किए बैठे थे कि पार्टी चलाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। चिराग ने पार्टी की कमान हाथ में लेते ही चाचा पशुपति पारस के हाथ से बिहार की बागडोर छीन ली। इसी के बाद दोनों के बीच खाई जो है वो बढ़ने लगी। 8 अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और परिवार में सत्ता को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से चिराग सारे फैसले खुद ही लेने लगे थे। वो किसी भी सांसद या पार्टी के पदाधिकारी से कोई राय मशवरा नहीं लेते थे। नवंबर 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर अकेले जाने का फैसला किया। पशुपति पारस ने इसका विरोध किया। चुनाव नतीजे आए। चिराग अपने प्रयोग में बुरी तरह से असफल रहे। इसके बाद यह बगावत और भी ज्यादा बढ़ गई। जून 2021 आते आते पशुपति पारस ने पार्टी के 6 से 5 सांसदों को अपने साथ मिलाकर चिराग से संसदीय दल के पद और पार्टी की कमान दोनों ही छीन ली। पशुपति पारस अब केंद्र में मंत्री हैं। लोजपा का नाम पशुपति पारस गुट को मिला। वहीं चिराग अब लोजपा रामविलास पासवान के नेता हैं और फिलहाल वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।